नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉप डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। अमेरिका का मानना है कि भारत के लिए एक क्रूज मिसाइल कैरियर होना काफी जरूरी है, क्योंकि भारत इस वक्त केवल कुछ Su-30 MKI पर निर्भर है जिन पर ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है, और वो भी केवल एक ही ब्रह्मोस ए मिसाइल को ले जा सकती हैं। और यही नहीं, अमेरिका ने अब ये बात भी कह दी है कि भारत को B-1B लांसर जो स्ट्रैटेजिक बॉम्ब वर्षक है उसकी बजाय अमेरिका के C-17A ग्लोमास्टर 3 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे कि क्रूज मिसाइल कैरियर में बदला जा रहा है, उसे खरीदना चाहिए, ताकि इस कार्गो विमान को एक आर्सेनल प्लेन यानी कि शस्त्रागार विमान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये एक तरीके से भारत को एडिशनल स्ट्राइक क्षमता भी प्रदान करेगा, वो भी हाई एंड कॉन्फ्लिक्ट में। दरअसल दोस्तों, अमेरिका का ये प्रोग्राम है रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम, जिसका लक्ष्य ये है कि भारत सहित जो भी C-17 के ऑपरेटर है उन्हें एक क्रूज मिसाइल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो कि सुरक्षित दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सके। और दोस्तों, C-17 बम ट्रक सैकड़ों मील दूर एक लक्ष्य पर 32 JASSM-ER या फिर अन्य गोला बारूद को ऑटोमेटिक रूप से फायर करने में सक्षम है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए हथियार बनाने वाली नागपुर की एक कंपनी पर साइबर हमला हुआ है, और कंपनी का संवेदनशील डेटा अब ऑनलाइन बिक्री के लिए भी उपलब्ध हो गया है। दोस्तों, इस मामले में साइबर सुरक्षा फर्म क्लाउड SEAK, जो कि साइबर सुरक्षा की घटनाओं पर नजर रखता है, उन्होंने ये कहा था कि सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड का भी डेटा चोरी किया गया था। क्लाउड SEX के शोधकर्ताओं ने कहा कि ये जो लीक हुई जानकारी है वो भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की गोपनीयता के लिए खतरा पैदा करती है, जिसका भारत के खिलाफ रणनीतिक लाभ दुश्मन हासिल कर सकता है और भारत के विरोधी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय आर्म फोर्सेस जो कि करीबन 30 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को खरीदना चाहती थी, अब उन्होंने 30 की संख्या को घटाकर 18 यूनिटों का कर दिया है, और कहा जा रहा है कि जिसमें कि हर एक को 6 ड्रोन्स मिलेंगे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये डील इस साल के अंत में हो जाएगी, और भारतीय नौसेना पहले से 2 अनआर्म्ड रिकॉग्नाइज्ड वर्जन वाले जो MQ-9 ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, जिनकी लीज 2024 में खत्म हो रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लैंड डिफेंस सिक्योरिटी इंटरनेशनल एग्जीबिशन 2023 चल रहा है। इस दौरान भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऑफर ब्राजीलियन मिलिट्री और अल्जीरिया की एयरफोर्स को किया है। दरअसल दोस्तों, ब्राजील ब्रह्मोस NG को खरीदना चाहता है, जिन्हें कि वो अपने ग्राइपेन फाइटर जेट में लगाना चाहता है। इसके अलावा वो ब्रह्मोस को अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में भी लगाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अल्जीरिया 70 Su-30 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, जिसमें कि वो एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेटेड कर सकता है, जिससे कि उनके ये फाइटर जेट सुपीरियर भी होंगे फायर पावर के मामले में, और उनकी स्ट्राइक क्षमता भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, कुछ खबरें सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब जल्द ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का जो PDR यानी कि प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू है उसे सरकार और भारतीय नौसेना को इस साल जून में भेज देगी, जिसके बाद फाइल भारत सरकार के पास दिल्ली मुख्यालय में जाएगी और यहाँ से इसे आधिकारिक तौर पर अनुदान मिलेगा। दोस्तों, TEDBF का जो विंग फोल्डिंग डिजाइन मैकेनिज्म है वो पहले ही फाइनल किया जा चुका है, और TEDBF भी बड़े महत्वपूर्ण जटिल लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स को AMCA के साथ भी शेयर करेगा, जिसका पहले ही क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू पूरा हो चुका है। इस तरीके से TEDBF अपने समय पर रोल आउट हो पाएगा। इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 2023 के अंत में अप्रूवल दे सकती है, और इसका पहला प्रोटोटाइप करीबन 1.5 साल में सामने आएगा, और 2031 से इनका इंडक्शन भी नौसेना में होने लगेगा। दोस्तों, अगर आप ITBP टेलीकॉम एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हम आपको सबसे बेस्ट बुक के बारे में बताने वाले हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, और ये बुक हेड कांस्टेबल और टेलीकम्युनिकेशन दोनों के लिए उपलब्ध है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट पेपर्स और 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, और ये 100% सिलेबस के अनुसार है। ये बुक काफी बेहतर मानी जाती है। इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, और प्रैक्टिस सेट्स को काफी अच्छे से भी एक्सप्लेन किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब सिलेबस के अनुसार ही है। ये बुक आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल सकती है। ऑनलाइन आपको ये Amazon और फ्लिपकार्ट पर मिल सकती है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप इस किताब को खरीद सकते हैं, और इस किताब का ऑर्डर आप जरूर कीजिएगा ताकि एग्जाम की बेहतर तैयारी आप कर सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I में लगातार देरी हो रही है। अब भारत जर्मनी के प्रपोजल का मूल्यांकन कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत होगा, जिसमें 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई जाएंगी स्थानीय स्तर पर। और इससे P-75I प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है, जिसके तहत 6 एडवांस सबमरीन बननी है और इनका डिस्प्लेसमेंट 3000 टन का होगा, वो $8 बिलियन तक हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा कीमत भी है। और इससे पहले जो P-75 प्रोजेक्ट के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स बनाई गई हैं 1800 टन की डिस्प्लेसमेंट के साथ,
उनकी कीमत $3.75 बिलियन रही और जर्मनी साफ तौर पर बोल चुका है कि वो इन पनडुब्बियों में भारत निर्मित सिस्टम जैसे कि DRDO की AIP तकनीक को नहीं लगाएगा। लेकिन भारत के पास साउथ कोरिया की KSS-3 सबमरीन का एक बेहतर ऑप्शन भी है, यानी कि विकल्प भी है, जिससे कि इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम होगी और प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत $900 मिलियन पर यूनिट होगी और साउथ कोरिया भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसके साथ देगा। हालांकि इनकी कीमत $1 बिलियन तक हो जाएगी जब इनका स्थानीय स्तर पर भारत में निर्माण होगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म MKU लिमिटेड ने घोषणा की है कि उन्होंने 15,000 एडवांस बॉडी आर्मर को ब्राजीलियन मिलिट्री पुलिस को सौंपा है और अभी तक कुछ सालों में करीबन 30,000 यूनिटों को वो दे चुके हैं। MKU लिमिटेड ने अभी हाल ही में चल रहे लाट डिफेंस 2023 डिफेंस एग्जीबिशन में अपने बनाए हुए हेलमेट्स, आर्मर सॉल्यूशंस, एडवांस साइटिंग सॉल्यूशंस, जिन्हें कि MK-19 ग्रेनेड लॉन्चर्स के लिए बनाया गया है, उसे प्रदर्शित भी किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने पिलाटिस PC-7 मार्क II ट्रेनर फाइटर जेट को उड़ाया और इसने अब अपने पूरे 2 लाख से ज्यादा जो फ्लाइंग आवर्स है ऑपरेशंस के, उसे पूरा कर लिया है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स 78 PC-7 मार्क II एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, जिनमें कि ग्लास कॉकपिट लगाया गया है। इसके अलावा इसमें मॉडुलर नेविगेशन ऐड भी जोड़े गए। इसका इस्तेमाल एयरफोर्स एकेडमी ट्रेनिंग के लिए करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशियन स्पेस एजेंसी ने कहा है कि वो भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं रशियन RD-191 सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के लिए, जिसे कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंडियन इंडस्ट्री को देंगे। इस तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से दोस्तों जो भारतीय इंडस्ट्रीज हैं वो रशियन ओरिजिन के रॉकेट इंजनों को भारत में बनाना शुरू कर देंगी, क्योंकि इस वक्त रशिया को भारत एक बड़ा मार्केट दिख रहा है, क्योंकि अभी तक उसके ये जो रॉकेट इंजन थे वो अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाते थे, लेकिन उन पर अभी प्रतिबंध लगा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बाद चाइना ने अब हिंद महासागर क्षेत्र में 5 समुद्री तलों के नाम बदल दिए हैं और इस तरह उसने समुद्री क्षेत्र में समुद्र के नीचे की कुल 9 जगहों को नाम दिए हैं। चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चाइना की सॉफ्ट पावर का उदाहरण है। पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी ने ये जो नाम दिए हैं उन्हें डेटाबेस से जोड़ दिया गया है। इस डेटाबेस को इंटरनेशनल रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। अभी तक इससे पहले चीन ने अन्य समुद्री क्षेत्रों में समुद्री तलों का नाम बदलने की घोषणा की थी और ये पहली बार है कि चीनी नौसेना ने सार्वजनिक किया है कि उसने हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसा किया है। कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि चीनी नौसेना ने हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में 5 समुद्री स्थानों के नामकरण का काम पूरा कर लिया है। इसमें इंडियन ओशियन के इंटरनेशनल वाटर्स में कुल 9 समुद्री स्थानों को नाम दिए हैं। वर्तमान में समुद्री तलों के नामों की इंटरनेशनल लिस्ट में चीन के पास 238 समुद्री तल के स्थान हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के कुछ मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि चाइना उस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर चुका है जिसे सबसे खतरनाक कहा जा चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो इस मिसाइल का टेस्ट चाइना कर चुका है और ये आसानी से अमेरिका को निशाना बना सकती है। इन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार चाइना ने फरवरी में 6500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चीन ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है उसे DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जा रहा है। यह मिसाइल 12 मिनट में ही 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर सकती है। साथ ही अब इस बात की भी आशंका लगाई जा रही है कि यह मिसाइल अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर भी हमला कर सकती है। इस हथियार को DF-17 का अगला वर्जन कहा गया है, जो कि अभी तक तैयार हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन अपने इस खतरनाक हथियार से अमेरिका के एयर डिफेंस को भी निशाना बनाने में सक्षम होगा। कहा यह भी जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल चीन के परमाणु हथियारों की तीसरी पीढ़ी से जुड़ी है। इसमें वही उपकरण लगाए गए हैं जो DF-41 में फिट किए गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, युगांडा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद में लिप्त ताकतें अब जानती है कि ये एक अलग भारत है जो उन्हें जवाब देगा। साथ ही उन्होंने देश के एक नए भारत में परिवर्तन के बारे में बात की। विदेश मंत्री ने अपनी सीमाओं पर भारत के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बोलते हुए कहा कि आज लोग एक अलग भारत देखते हैं जो खड़े होने को तैयार है और भारत जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करेगा, चाहे वो उरी हो या फिर बालाकोट हो। इसके अलावा उन्होंने चाइना के ऊपर भी एक बड़ी बात कही। एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 3 सालों से समझौतों का उल्लंघन कर चाइना बड़ी संख्या में बल लेकर आया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज भारतीय सेना काफी ऊंचाई पर और बेहद कठिन परिस्थितियों में तैनात है। ये स्थिति अतीत से अलग है क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास अब पूर्ण समर्थन है, उनके पास सही उपकरण और बुनियादी ढांचा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो अगले हफ्ते PSLV C-55 मिशन को अंजाम दे सकता है और इसका प्रक्षेपण 22 अप्रैल को किया जा सकता है। दोस्तों, PSLV पहले और दूसरे चरण के रॉकेट असेंबली को PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी
PIF बिल्डिंग में पूरा कर लिया गया है, जो शार के पहले लॉन्च पैड से जुड़ा हुआ है और फेज 3 और फेज 4 को वर्तमान में विकसित किया जा रहा है और मोबाइल सर्विस टावर में भी इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। PSLV C-55 रॉकेट इसे पहली बार नए PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। इस प्रक्षेपण में सिंगापुर का कमर्शियल सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाएगा। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।